दशहरा और दीपावली के बीच भोपाल के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके आने के लिए भी, पधारने के लिए भी धन्यवाद। अभी श्रम मंत्रालय के तीनों हमारे जो मंडल हैं, निगम मंडल, उनकी मैंने समीक्षा बैठक की थी। इनका अंतराल वास्तव में तो 4 महीने होना चाहिए, लेकिन 1 वर्ष का अंतराल था, वो विलम्ब हुआ है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि वर्ष में 3 बार ये बैठकें नियमित होंगी। और इसमें जो पहला निर्णय है वो है जो हमारे आवासीय श्रम विद्यालय हैं उनकी संख्या बढ़ाना। अभी 4 की संख्या में वो हैं। उनके परिणाम बहुत अच्छे हैं और उनसे बहुत कुछ हमको भी सोचने और समझने का मौका मिल रहा है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर, उनका स्तर नवोदय विश्वविद्यालय की तरह है, लेकिन फ़र्क है कि नवोदय विद्यालय में मेधावी छात्र जाते हैं, जिनके परिवार या जिनका बैकग्राउंड बहुत बेहतर होता है। लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो श्रमिकों के बच्चे होते हैं, जिसमें अनेक तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। उसके बावजूद भी उसमें आईआईटी में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने में उन्होंने सफलता अर्जित की है। ये बड़ी सफलता है। लेकिन अभी भी हमारे पास में चैलेंजेस हैं और मैंने उसके नाते निर्देश भी दिए हैं कि हम साइकोलॉजी की टीम वहाँ अपॉइंट कर रहे हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से उस पर काम कर सकें। दूसरा जो हमारा फैसला है कि अभी तक रैन बसेरा जैसी कॉन्सेप्ट चलता था, तो जो 18 महानगर हमारे हैं वहाँ पर हमने श्रमिक आवास भवन की कॉन्सेप्ट के साथ में ये भवन तैयार करने की कोशिश की है। जैसे हम रेस्ट हाउस में जाते हैं उस स्तर पर सुविधाएं हम उनको दे पाएँ। और स्थान के चयन में हमने ये तय किया कि जहाँ पर मजदूर आकर या तो इकट्ठे होते हैं या ट्रांजेक्ट करते हैं, ऐसी जगह पर ये हों। और उसके बाद में ये प्रयोग मैं जब देश में काम कर रहा था मजदूरों के बीच में, तो ये कठिनाई बड़ी कठिनाई है। हम सामान्यतः जिनके यहाँ वो काम करने जाते हैं उनकी सुविधाओं पर ही आश्रित होते हैं, लेकिन जो ट्रांजिट प्लेस है जहाँ पर वो आते और जाते हैं वहाँ पर कोई व्यवस्थाएं उतनी प्रॉपर नहीं है। इसलिए महानगरों में ये समस्या बड़ी विकराल है। और इसलिए पहले चरण में हमने महानगरों में 18 जगह पर ये श्रमिक विश्राम गृह की कल्पना की है, जिसको हमने शुरू किया है। एक अभी हमारी जो नीति थी उसमें सिर्फ मजदूर को ही लाभ मिलता था, चाहे वो अंत्येष्टि का लाभ हो या अन्य। जैसे मैं चेयरमैन हूँ तो मैं अपने विवेकाधिकार के कोटे से मजदूर को ही कोई लाभ दे सकता था। मैंने इसके बढ़ाया है और जो भारत सरकार की परिभाषा है परिवार की, उसमें माता, पिता, पत्नी और अंत्येष्टि जैसी जगह में हमने पुत्र पुत्री का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन कभी कोई परिस्थिति आएगी तो मैं विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता हूँ। पर जो हमारी भारतीय परंपरा है उस नाते हमने इस वक्त हिस्से को छोड़कर बाकी जो सुविधाएं उनको मिलती है उसमें परिवार का विस्तार किया है कि श्रमिक और श्रमिक के आश्रित परिवार के लोगों को अब योजनाओं का लाभ मिलेगा। दिव्यांग जो होंगे, वो जो हमारे श्रमिक हैं, वो अब ई-स्कूटर ले सकेंगे। और तय किया है कि कम से कम 50 प्रतिवर्ष हम उनको देंगे। हालांकि इसमें अभी जिस प्रकार से रुचि दिखाई जानी चाहिए वो अभी शायद अवेयरनेस के कारण या सूचना ना पहुंचने के कारण अभी उपलब्ध नहीं है। पर अभी लगभग 69 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुए हैं, तो मैं 50 की दृष्टि में उनको ठीक मानता हूँ। मंडल में जो धन आता है हमारे श्रम मंडल में, बाकी जगह तो सेस आता है जो हमारे निर्माण मजदूर है, उसमें अभी तक की जो दरें थी, अभिदाय की दरें 11 साल से उनमें परिवर्तन नहीं हुआ था। मैंने उसको बढ़ाकर 30 रुपये से 50 रुपये किया है, जिसमें 40 रुपया उद्योग देगा और 10 रुपया मजदूर देगा।
और इसी पैसे से हम बाकी वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ तो उसमें उद्योग के प्रतिनिधि भी रहते हैं और कर्मचारियों के भी, श्रमिकों के प्रतिनिधि भी होते हैं। दोनों लोगों ने सहमति दी है। थोड़ा सी उनको लग रहा था तो मैंने कहा 11 साल में बढ़ाएंगे तो एक साथ ऐसे ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम वेलफेयर के काम करना चाहते हैं तो मैंने इस काम को किया है। एक खेलकूद की प्रतियोगिता प्रारंभ की है संभागवार, ताकि स्कूल के बच्चे और मजदूरों के बच्चे इसमें ओपन स्पोर्ट्स के प्रतियोगिता में भाग ले सकें। इसका भी संभागवार हमने शुरू किया है। पहले अभी तक लोकसभा केंद्रों से ही आवेदन होते थे किसी भी योजना के लिए। हमारे 27 केंद्र हैं श्रम मंत्रालय के, हमने अब उनको भी उसमें आइडेंटिफाई करके जोड़ा है ताकि लोगों को अन्यत्र ना जाना पड़े। तो ताकि ज़िले के मुख्यालय में अब कमोबेश एक केंद्र होगा जहां से वो योजनाओं को का लाभ ले सकते हैं ऑनलाइन। और मुझे एक ऑनलाइन जो व्यवस्था हमने शुरू की थी इस पिछले 6-7 महीने में मैंने थोड़ा कड़ा रवैया अपनाया था कि चीज़ें ऑनलाइन हो जाएं। वो लगभग 95% हो गई हैं, अभी भी 5% बची हुई हैं। उसमें मुकदमों को भी हमने उसमें ऑनलाइन करने की अपनी कोशिश की है। आज मैं एक आदर्श ITI श्रमोदय ITI करके एक मॉडल ITI है जिसको क्रिप्स ने उन्नत किया है। ये हमारी एक बड़ी सफलता है। वो भोपाल में है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि या तो साथ में या वैसे भी आप जाना चाहें या तो साथ में कभी आप कोई तय करेंगे तो मैं विजिट का वहाँ पर वो बना दूंगा। बाजू में श्रमोदय विद्यालय है, उसके ठीक बाजू में जो ITI बनी है, आज मैं गया था। क्रिप्स ने इसको उन्नत किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी विभागों की ITI है उसमें ये एक यूनिक ITI है जिसमें 3 कोर्स ऐसे हैं जो किसी मध्य प्रदेश की ITI में नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट का कोर्स यहाँ पर है, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स का कोर्स यहाँ पर है और एडवांस CNC मशीनिंग रेडिएशन का इसमें यहाँ पर कोर्स है। तो मुझे लगता है कि ये इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। और आज मैं भी गया था, मैंने बच्चों से भी बात की है, लेकिन इसकी भी अवेयरनेस कम है। इस बार हमारी संख्या 180 है, अभी हमको 129 छात्र छात्राएँ मिले हैं। तो हमने अभी 31 अक्टूबर तक इसकी डेट बढ़ाई है ताकि हम 180 उस संख्या को पूरी कर सकें। और इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसा कोई छात्र या श्रमिक आपके संपर्क में हो जिसको बच्चों को ITI इस लेवल पे करनी हो, रेजिडेंशियल है, उसको उसकी पात्रता कुल इतनी है कि वो मजदूर का बेटा बेटी होना या उसका आश्रित होना या फिर जो छोटे काश्तकार होते हैं उनके बच्चे भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये मात्र 2 शर्त है, बाकी कोई शर्त उसमें है नहीं। पर मुझे लगता है कि अभी जानकारी का अभाव है। पिछले वर्ष ही ये पहला बैच ही अभी निकला है और उसमें 80% लोगों का प्लेसमेंट हो गया। 2 इसलिए रह गए क्योंकि उनकी उम्र कम थी, वो जल्दी एडमिशन उन्होंने ले लिया। तो चूँकि उनकी एज जो चाहिए थी उससे वो 1 साल कम है, तो अगले साल उनका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही ग्रामीण विकास मंत्रालय में आप सबको भी जानकारी होगी, लोग आपके पास तो शिकायत करते ही रहे होंगे। मैंने 1 जुलाई को एक आदेश निकाला था जिसके कारण मैंने सारे निर्माण कार्यों पर और कुछ फंड पैटर्न पर रोक लगाई थी। वो निश्चित रूप से शिकायतें आपके पास आई होंगी, लेकिन मैंने अभी 4 दिन पहले उस प्रतिबंध को हटाया और मैंने पहले से तय किया था कि हमें कुछ चीज़ें बदलनी थी। जैसे मैंने पंचायत भवन का मॉडल बदला है और ये मॉडल है कि यदि अब जो पंचायत भवन बनेंगे उसका बेस मतलब इतना मजबूत होगा कि 1+2 के आधार पर ही वो बेस होगा। इसलिए अभी ज़रूरत के आधार पर जो पंचायत भवन बनेगा वो पंचायत को ध्यान में रखकर आने वाले 50 साल तक रिक्वायरमेंट कम नहीं होनी चाहिए। वो भवन तो भी बनेगा, लेकिन उसकी प्लंथ से अभी से वो होगा कि ऊपर 2 मंजिल और वो जा सकता है, जो उसकी पहली शर्त है। दूसरा 1400, मैंने जब पहली संख्या ली थी तो 1400 नए पंचायतें बनी थी जहां भवन होने का सवाल ही नहीं था। बाद में ये संख्या 2829 आई है। तो मैंने अभी 4 दिन पहले
1400 ग्राम पंचायतों को एक मुश्त उसी नए नक्शे के साथ स्वीकृति दी है और मैंने ये अपेक्षा की है कि टेंडर की प्रक्रिया जलाशय होगी, अलग अलग नहीं होगी और 1 नवंबर को इसके भूमि पूजन होंगे। सरपंच करे, जो जनप्रतिनिधि हों वो करें, उसके लिए कोई अलग से वो नहीं करेंगे। और अगले 2 अक्टूबर 2025 को क्या हम पहली बैठक इस नए पंचायत भवन में कर सकते हैं, ये मैंने लक्ष्य रखा है। प्लान का दूसरा हिस्सा ये है कि 2.5 साल बचे हैं पंचायत के चुनाव होने के लिए। तो इन 2.5 सालों में क्या मैं मध्य प्रदेश को ये घोषित कर पाऊंगा कि ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें पंचायत भवन ना हो और एक सामुदायिक भवन ना हो। ये मेरा लक्ष्य है और इस नाते ही मैंने ये प्रतिबंध लगाया था। और उस प्रतिबंध का जो तीसरा बिंदु है वो शायद इतना डिटेल इसमें लिखा नहीं होगा कि 2 लाख अधूरे काम पूरे हुए इन 4 महीनों में 1 जुलाई से लेकर अब तक। अभी प्रसाद हमारे अधिकारी हैं, सीनियर IAS है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है। तो शुरू में लोगों को शायद कुछ तकलीफ हुई होगी, बहुत जानकारी आप तक आई होगी, लेकिन उसके ये परिणाम है और मेरा वो लक्षित है। और मैं 2.5 साल बाद निश्चित रूप से, और मैं आपसे भी कहूँगा कि हमें जानकारी भी लेनी चाहिए, क्योंकि जो 25 साल पुराने हमारे पंचायत भवन हैं उनकी कैपेसिटी ई पंचायत के लायक नहीं है। जो हमारा नया पंचायत भवन है उसमें इंजीनियर को बैठने की अलग व्यवस्था है, सरपंच के साथ वेटिंग हॉल है। आज मुझे सरपंच संघों के प्रतिनिधि मिले थे, 3 ऑर्गेनाइजेशन है, 2 है मूलतः, एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। उनने जो बहुत सारे बिंदु मुझे दिए थे, मैंने उनके साथ बैठकर बात की। तो मैंने उनको जब ये बात, तो बोले हमको ये बात पता चल गई है और हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो मुझे लगता है मेरा रोड मैप है 2.5 साल का, कि जिसमें हर पंचायत में मध्य प्रदेश के एक सामुदायिक भवन और व्यवस्थित पंचायत भवन हो जाए। पुराने होंगे तो उनको भी डिसमेंटल करके हम बनाएंगे। 37 लाख, दूसरे का 47 लाख, जिसमें क्लस्टर का है, जिसमें इंजीनियर का भी कमरा है, उसका 47 लाख। महात्मा गांधी नरेगा, इसके बारे में भी आप लोगों को भी बहुत जानकारी आती होगी। 60-40 का रेशो है, लेकिन लोकसभा के पहले मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य था जहां पर मैं पैसे लेकर आया था। तो मटेरियल का नहीं तो 4-4 महीने का गैप इसमें होता था। आज की तारीख में मजदूरी 100%, 7 दिन के उस पर जो पहले नहीं मिलती थी, 7 दिन पर 100% लोगों को मजदूरी गई है। मटेरियल में 90% रेशो है। जब केंद्र का पैसा आता है तब उसके बाद हम मिलाकर उसको देते हैं, लेकिन ये रेशो 90% पर पहुंच गया। इसमें 75% भारत सरकार देती है मटेरियल में, 25% मध्य प्रदेश सरकार देती है। पिछले बार में मध्य प्रदेश सरकार का बजट कम था, उसके कारण वो गतिरोध आया था, लेकिन आज की तारीख में हम रेशो के साथ ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और ये 4 महीने में जो हमने कसावट लाए थे हम, उससे भी ये रेशो कंप्लीट हुआ है। और रेशो बिगड़ने का जो मूल कारण था वो जो ग्राम गौशालाएँ बनी थी, उसके कारण ये रेशो बिगड़ा था राज्य में। और वो 3000 के आसपास गौशालाएँ हैं। और ये मैं आपको शुद्ध मन से आपको कहना चाहता हूँ कि 3000 गौशालाओं में जब मुझे ये चार्ज मिला था तो मैंने उनसे पूछा था कि कहाँ बिजली, पीने का पानी और सड़क नहीं है, उसका आकलन दीजिए। तो जो रिपोर्ट मेरे पास आई उसमें आधे में ही है, बाकी में कहीं नहीं है। और जहाँ पानी नहीं होगा, जहाँ बिजली नहीं होगी, जहाँ सड़क तो भले एक बार ना भी हो, बिना बिजली और पानी के कोई गौशाला चल नहीं सकती है। तो मैंने फिर उसको टॉस के रूप में लिया है। अभी कुल आपको जानकारी के लिए कि कई जगह शिकायतें आएंगी कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो बिल्कुल वो संख्या 50% ही है। उसका नंबर बाकायदा हम पोर्टल में डालने वाले हैं कि यहाँ पर पूरी हो गई है, यहाँ पर ये पानी पहुँचा है, यहाँ पर बिजली है या नहीं है, ताकि वो पारदर्शी ढंग से हो। लेकिन जो हम लोगों ने फैसला किया था वो मुख्यमंत्री जी के साथ, अगर कोई व्यक्ति इनको चलाना चाहेगा तो हम उसके बाद में इस क्रम को शुरू करेंगे कि व्यक्ति भी चला सकता है, संस्थाएं भी ले सकती है। समूह अभी इसको नहीं चला पाए हैं, ये अनुभव भी उसमें आया है। एक बड़ी डिमांड थी कि सरपंचों को 15 लाख तक का अधिकार था, तो उनको ब्लॉक और जिले तक जाना पड़ता था और उसके पीछे अनेक प्रकार की शिकायतें आती थी। मैं उसका उल्लेख करना नहीं चाहता। हमने सरपंचों को 25 लाख का अधिकार दिया है और जो हमारे थे उनको ही अधिकार दिया है कि आप ब्लॉक पर ही इसको अनुमति देंगे, तकनीकी स्वीकृति ब्लॉक पर ही देनी पड़ेगी, जिले में नहीं जाएगी। अधिकार सरपंच को दिया है कि वो 25 लाख तक के काम कर सकता है। ये उनकी बड़ी पुरानी डिमांड भी रही है।
एक जो हमारा मनरेगा का पैसा आता है उसमें दो प्रकार के काम होते हैं, एक पेयजल के लिए कुएं बनते हैं और एक किसान के लिए बनते हैं। दोनों में लेकिन कीमत में बड़ा अंतर है। एक 6 लाख रुपए पीने वाले पानी के लिए, वो 18 मीटर है, और 17 मीटर है वो जो किसान बनाता है उसको 2.5 लाख रुपए। तो एक रूप करने पर हमने कहा कि हम इसको एक रूप करने पर विचार करेंगे कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो फिर हमें इस कॉस्टिंग को एक बार लेवल पर लाने के लिए ये भी मैंने आज के निर्देश दिए हैं कि इस पर विचार करिए ताकि इस पर एक लाइन बढ़ सके। शायद ये भी कंट्रोवर्शियल होगा क्योंकि बड़ी अजीब सी स्थिति है, तो ये इसको मैंने कहा कि इसको रेस्टलाइज करना चाहिए जिन निर्देश मैंने दिए हैं। एक सरपंचों का एक बड़ा वो था कि भाई हार्ट उसमें शिकायतें होती हैं तो बहुत दूर के लोग जाकर शिकायतें कर देते हैं मुख्यमंत्री की लाइन पर या बाकी जगह पर, तो बोले वो कई बार वो अनावश्यक होती हैं। तो हालांकि शायद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ने भी कहा है कि 10 से ज़्यादा शिकायत होंगी तो मॉनिटर से उसको आगे करेंगे। मैंने अपने विभाग में निर्देश दिए थे कि यदि 5 से ज़्यादा शिकायतें होती हैं और वो वहाँ के नहीं हैं तो एक बार इसको वो करना चाहिए। तो इसको मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को भी कहा है कि आप इसमें करिए, क्योंकि ज़्यादा हमारे यहाँ से आती हैं। तो पंचायत का व्यक्ति करे, पंचायत से लगी पंचायत का कोई करे जो उससे रिलेटेड है तो समझ में आता है। रेयर केस में कोई पत्रकार भी कर सकता है तो समझ में आता है, अन्यथा जो बाकी लोग रेगुलर करते हैं मैंने कहा उसको चेक बैलेंस करना चाहिए।